प्यारे साथियों, आप में से जो लोग पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं, उन्होंने लीला नायडू का नाम ज़रूर सुना होगा। उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में एक थी अनुराधा। फिल्मी कलाकारों की जो छवि हमारे मन में रही है, उससे लीला नायडू किस तरह अलग थीं, ये आप आज सुनिए देखती हूँ सपने में। लीला नायडू के ये किस्से लिए गए हैं अशोक पांडे की किताब तारीख में औरत से। लीला नायडू ने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें आज भी हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना जाता है। 1962 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की अनुराधा उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन लीला नायडू उसके पहले से ही सुर्खियां बनाती आ रही थीं। यहाँ इस बात को जोड़ना भी मुनासिब होगा कि फ्रेंच उपन्यास मैडम बोवेरी की कहानी पर बनाई गई फिल्म अनुराधा में पंडित रविशंकर ने संगीत दिया था और फिल्म को उस साल न केवल राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बल्कि 1961 में हुए 11वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर इनाम के लिए भी नॉमिनेट किया गया। लीला नायडू की ज़िंदगी किसी अकल्पनीय कहानी से कम नहीं है, जिसके भीतर इतने सारे और ऐसे ऐसे बड़े नाम आते हैं कि आप हैरत में पड़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले लीला के पिता रामैया नायडू दुनिया भर में नाम कमा चुके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और मैडम क्यूरी के सबसे होनहार छात्रों में गिने जाते थे, जबकि स्विस फ्रेंच मूल की उनकी मां मार्था मांगे एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट थीं। ब्रिटिश राज के घोर विरोधी रामैया नायडू ने पढ़ाई के लिए अपने समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में जाने से सिर्फ इस वजह से इनकार करते हुए शांति निकेतन और BHU जैसे संस्थानों में जाना बेहतर समझा कि वे विश्वविद्यालय ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन में मिल रही स्कॉलरशिप को ठुकराते हुए उन्होंने पेरिस जाकर मैडम क्यूरी के साथ काम किया था। लीला की शुरुआती पढ़ाई लिखाई यूरोप के बड़े नगरों में हुई, जिसके बाद वे ऑक्सफोर्ड चली गईं। इस मायने में लीला नायडू को अपने उसूलों पर बने रहने की ताकत अपने पिता से विरासत में हासिल हुई, तो यूरोप के सौंदर्य शास्त्र की बारीकियां अपनी माँ से। परिवार के भारत आ जाने के बाद 1954 में लीला नायडू ने मिस इंडिया का खिताब जीता। उसी साल दुनिया की सबसे नामी फैशन पत्रिका वोग ने उन्हें और जयपुर की महारानी गायत्री देवी को दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में शुमार किया। लेकिन जब लीला की इस उपलब्धि के बारे में उनसे कुछ पूछा जाता तो वे कहती, दुनिया की सबसे सुंदर महिला बताए जाने को मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानती। मेरे लिए इससे कहीं महत्वपूर्ण ये था कि मैडमोज़ेल पत्रिका ने मुझे मेरी उपलब्धियों के लिए मेरिट अवार्ड दिया, जिसे पाने वालों में सूजन सोनचैक जैसी लेखिका, बारबरा स्ट्राइसन जैसी गायिका और वेलेंटीना तेरेश्कोवा जैसी अंतरिक्ष यात्री जैसों के भी नाम हैं। 17 साल की आयु में लीला ने ओबरॉय होटल समूह के मालिक के बेटे और अपने से 16 साल बड़े तिलक राज ओबरॉय से शादी कर ली थी। इस शादी से उनकी 2 जुड़वा बेटियां हुईं, लेकिन ये संबंध अधिक नहीं चल सका और लीला के 20 साल पूरा करने के पहले ही उनका तलाक हो गया। बच्चियों की परवरिश का जिम्मा भी उनके पति को मिला। लीला के माता पिता के मित्रों में दुनिया की एक से एक हस्तियां थीं। एक दफ़ा जब इलाज के लिए लीला पेरिस गई हुई थीं, तो स्वीडन की जानी मानी अभिनेत्री इनग्रिड बर्गमैन ने उन्हें बताया कि उनके भीतर अभिनेत्री बनने की प्रतिभा है और उन्हें सत्यजीत रे के सिनेमा गुरु माने जाने वाले फ्रेंच फिल्म निर्माता जियां रेनोआ से मिलवाया। जियां रेनोआ ने लीला नायडू को एक्टिंग की बारीकियां सिखलाईं, तो पेरिस के एक रेस्तरां में उनसे टकरा गए मशहूर स्पेनिश चित्रकार सल्वाडोर डाली ने उन्हें अपनी पेंटिंग मैडोना में बतौर मॉडल इस्तेमाल किया। जियां रेनोआ ने ही लीला को अपने समय के मशहूर निर्देशकों रोज़ेलिनी, फ्रांसुआ ट्रूफो और गोदार से भी मिलवाया और जल्द ही वे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ अपना समय बिता रही थीं। बताया जाता है कि सत्यजीत रे एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें लीला नायडू के साथ मर्लिन ब्रांडो और शशि कपूर को होना था, लेकिन बात नहीं बनी। इसी सिलसिले में जब विख्यात निर्देशक डेविड लीन बोरिस पास्टनर के मशहूर उपन्यास डॉक्टर जिवागो पर फिल्म बनाने की शुरुआत कर रहे थे, तो फिल्म की नायिका टोनिया ग्रोमेंको के रोल के लिए लीला ही उनकी पहली पसंद थी। ये अलग बात है कि लीला के मना कर देने के बाद
चार्ली चैपलिन की पुत्री जेराल्डीन ने अंततः वह भूमिका निभाई। इसके पहले लीला को हिंदी फिल्मों में काम करने का बहुत बड़ा अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शम्मी कपूर की शादी की दावत में आए मेहमानों के बीच राज कपूर ने लीला को देखा और उन्हें लेकर 1-2 नहीं बल्कि 4-4 फिल्में करने की योजना तक बना ली, लेकिन लीला ने इनकार कर दिया। फिल्मों में काम करने के राज कपूर के प्रस्तावों को लीला ने कम से कम 4 बार ठुकराया। लीला नायडू के भीतर की अभिनेत्री को अंततः ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने साथ काम करने के लिए मना लिया और बलराज साहनी के साथ अनुराधा में उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने R.K. नैयर की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में सुनील दत्त और अशोक कुमार के साथ काम किया। 1965 की क्लासिक फिल्म गाइड में नायिका के रोल के लिए विजय आनंद लीला नायडू को लेना चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट की मांग थी कि रोजी का रोल करने वाली अभिनेत्री को प्रशिक्षित डांसर होना चाहिए था। यहाँ वहीदा रहमान उनसे बाजी मार ले गईं। मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में लीला का आखिरी काम बागी में था, जिसमें उनके साथ प्रदीप कुमार और मुमताज़ भी थे। मर्चेंट आइवरी और स्माइल मर्चेंट की जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में बड़े सम्मान के साथ देखी जाती है। उन्होंने अपनी फिल्म, जो उनकी पहली फिल्म थी और जिसका नाम था द हाउस होल्डर, उसके लिए शशि कपूर के साथ लीला नायडू को लिया। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी फिल्मकार हार्वे हार्ट की अ फेस इन द सन में नायिका का रोल किया। इसी दौरान एक बार अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्हें बार्ट स्टर्न ने अपने स्टूडियो में बुलाया। बार्ट स्टर्न वही विश्वविख्यात फोटोग्राफर थे जिन्होंने मर्लिन मनरो का आखिरी फ़ोटोशूट किया था। लीला नायडू के साथ काफ़ी समय काम करने के बाद बार्ट स्टर्न ने कहा था, इस औरत के चेहरे में एक भी गलत एंगल नहीं है। प्रतिभा की धनी और ऐसी खूबसूरत लीला के सामने फिल्मों के संसार में बहुत सारा काम करने और नाम पैदा करने के अवसर आते रहते थे। कभी किसी स्टूडियो में उन्हें अल्फ्रेड हिचकॉक मिल जाते, तो कभी भारत के सबसे बड़े फिल्मकार उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाने को लाइन में खड़े हो जाते। लेकिन लीला ने अपने जीवन को भरपूर जीना था और सिर्फ अभिनेत्री के बंधे बंधाए खांचे में रहना उन्हें मंजूर न था। करियर के ऐसे सुनहरे दौर के बीचों बीच 1969 में उन्होंने विख्यात कवि लेखक डॉम मोराइस से विवाह कर लिया। मोराइस बड़े पत्रकार भी थे और उनकी पोस्टिंग हांगकांग में थी। लीला भी उनके साथ हांगकांग चली आईं। यहाँ रहते हुए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाना शुरू किया और बहुत कम लोग जानते हैं कि कुमार शाहनी की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म लीला नायडू ने प्रोड्यूस की थी। साथ ही उन्होंने हांगकांग की फिल्मों को अंग्रेज़ी में डब करना भी शुरू कर दिया। लीला नायडू की प्रतिभा और उनके व्यक्तित्व का आकर्षण ऐसा था कि तमाम बड़े और नामी लोग उनके पास खींचे चले आते थे। इनमें इंदिरा गांधी भी थीं और JRD टाटा भी। जहां कुछ साक्षात्कारों के लिए इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने अनुवादक के तौर पर भी रखा, टाटा ने उनसे एक प्रोमो फिल्म बनाने को कहा। लीला नायडू ने उनके लिए जो फिल्म बनाई उसका शीर्षक था हाउ टू यूज़ अ वॉशरूम इन द प्लेन। हांगकांग में रहते हुए ही लीला ने बहुत बड़े आधुनिक नाटककार यूजीन आयोनेस्को की रचनाओं का फ्रेंच से अंग्रेज़ी में अनुवाद भी किया और कुछ समय बाद उन्हें सोसाइटी और की नोट जैसी पत्रिकाओं के संपादन का जिम्मा भी मिला। फिल्मी दुनिया में दूसरी पारी शुरू करने के लिए उन्हें मनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन श्याम बेनेगल ऐसा कर सके और 1985 की उनकी फिल्म त्रिकाल में उन्होंने गोवा में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला डोना मारिया सूजा सुआरेस का रोल किया। 7 साल बाद प्रदीप कृष्ण ने अरुंधति रॉय की लिखी हुई अपनी फिल्म इलेक्ट्रिक मून में रोशन सेठ और नसीरुद्दीन शाह के साथ उन्हें मुख्य अभिनेत्री की भूमिका दी। लीला नायडू के जीवन का विस्तार इतना बड़ा रहा है कि उसे कुछ बड़े और जाने माने नामों के साथ बांध देना उसके साथ नाइंसाफ़ी भी लग सकता है, लेकिन इन नामों के बगैर उसके बारे में लिखा भी नहीं जा सकता। प्रसिद्धि और करियर के चरम पर जब उनके पास ये विकल्प था कि वे हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह अपने नाम का डंका बजा सकें, उन्होंने अपने जीवन को उन क्षेत्रों की तरफ मोड़ना उचित समझा जिसके लिए उनके भीतर दिलचस्पी और प्रतिभा दोनों मौजूद थी। यही वजह है कि फिल्में बना चुकी, पत्रिकाओं का संपादन कर चुकी, साहित्य का अनुवाद कर चुकी
और संसार भर के नामचीन लोगों के साथ अंतरंग जीवन जी चुकी लीला नायडू को सिर्फ एक अभिनेत्री कहकर सीमित नहीं किया जा सकता। लीला नायडू के भीतर आज से 50-60 साल पहले जीवन में वे सारे जोखिम उठाने का मादा था जिनके बारे में आज भी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ये अलग बात है कि उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन जीवन को उसकी आखिरी सीमा तक जी चुकने के अनुभव के सामने वो कुछ भी नहीं। स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले लीला के नाना एक फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे। उनकी फैक्ट्री में एक आदमी काम किया करता था जिसे उन्हें अपने एक साथी के हाथ पर गर्म लोहे की छड़ से हमला करने के जुर्म में निकालना पड़ा। ये आदमी बाद में बेनितो मुसोलिनी के नाम से दुनिया के सबसे खौफनाक तानाशाहों में शुमार हुआ। भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू लीला के रिश्ते की बुआ लगती थीं। अपने बचपन में वे जब छुट्टियां मनाने बम्बई आई हुई थीं और उनके साथ रह रही थीं, सरोजनी नायडू ने उन्हें एक दफ़ा चॉकलेट का एक डब्बा देकर कहा कि वे चाहें तो घर के आउट हाउस में जाकर मिकी माउस से मिल सकती हैं। ये मिकी माउस जनाब मोहनदास करमचंद गांधी निकले। इन्फ्लुएंजा की वजह से लीला नायडू का देहांत 28 जुलाई 2009 को मुंबई में हुआ। ऐसा कैसे हो सकता था कि उनकी मौत के साथ भी कोई नाम न जुड़े? तो उनके जाने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे जब 29 जुलाई को महारानी गायत्री देवी की भी मौत हो गई। आपको याद होगा, एक फैशन पत्रिका ने इन दोनों को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों की लिस्ट में एक साथ जगह दी थी। लीला नायडू कितनी आत्मविश्वासी महिला थीं, इसके लिए एक वाक्य सुनिए। बलराज साहनी एक परफेक्ट जेंटलमैन थे, लेकिन बहुत सारे अन्य परफेक्ट जेंटलमैनों की तरह उन्हें भी कभी कभी किस्मत आजमाने से गुरेज नहीं रहता था। एक दिन उन्होंने मुझे स्टूडियो से घर छोड़ा। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, उन्होंने कहा। ये आपकी मेहरबानी है, मैंने कहा। तुम हर समय मेरे दिमाग में रहती हो, उन्होंने कहा। आपकी प्यारी पत्नी के क्या हाल हैं? मैंने पूछा। मैंने पाया है कि अमूमन ये सवाल किसी भी परफेक्ट जेंटलमैन की लिबिडो यानी सेक्स इच्छा पर पानी फेर देता है। इसके बाद वह फिर से सौम्य सुशील बन जाता है, लेकिन अस्वीकार किए जाने पर उसके भीतर का छोटा सा राक्षस भी जाग जाता है। लीला नायडू की बायोग्राफी लीला अ पैचवर्क लाइफ से लिए गए इस टुकड़े में उस दौर का जिक्र है जब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में बलराज साहनी के साथ वे काम कर रही थीं। लीला नायडू बताती हैं कि उक्त घटना के कुछ हफ्तों बाद जब फिल्म का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था तो साहनी ने ऋषिकेश मुखर्जी पर आखिरी डायलॉग्स बदलने को दबाव डाला। अगर इस दबाव के आगे निर्देशक झुक जाता तो क्लाइमैक्स का फोकस नायिका से हटकर नायक पर आ जाना था। लीला बताती हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी किसी सधे हुए गणितज्ञ की तरह फिल्में बनाते थे और उन्हें अपना काम करना आता था। जाहिर है बलराज साहनी की बात नहीं मानी गई। लीला नायडू पर राज कपूर की पहली निगाह शम्मी कपूर की शादी की दावत में पड़ी थी। लीला ने अपने शुरुआती जीवन का बड़ा वक्फा यूरोप में बिताया था और वो एक व्यापक विश्व दृष्टि से संपन्न हो चुकी थी। बेइंतहा खूबसूरत तो वो थी ही। पहली मुलाकात के कुछ दिन बाद राज कपूर ने लीला को मिलने का न्योता भेजा। वे पिता को साथ लेकर गईं। राज कपूर ने बताया कि वे मुल्क राज आनंद की किताब द गॉडेस एंड द ट्रैक्टर पर फिल्म बनाने की मंशा रखते हैं और लीला को लीड रोल में लेना चाहते हैं। इस पर लीला ने मासूमियत के साथ राज कपूर से कहा कि इस रोल के लिए वे कुछ दिन गांव में रहकर तैयारी करना चाहेंगी। राज कपूर थोड़ा हैरान होकर कहने लगे कि गांव में गर्मी होगी और मच्छर काटेंगे। लीला ने विनम्रतापूर्वक कहा कि ग्रामीण स्त्री का रोल करने के लिए गांव में रहकर ही तैयारी की जा सकती है। राज कपूर ने एक असहाय निगाह डॉक्टर नायडू पर डाली और कहा, आप तो कतई नहीं चाहेंगे ना कि आपकी बेटी एक रोल के चक्कर में महीना भर गांव जाकर रहे? डॉक्टर नायडू ने असमंजस में कहा कि एक बार कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। मामला वहीं फंसा रह गया। 6 महीने बाद लीला को फिर से आरके स्टूडियो से बुलावा आया। सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम करने वाली लीला की पारिवारिक मित्र ने उसे पहले से बता रखा था कि राज कपूर एक अच्छे निर्देशक तो हैं,
लेकिन उन्हें अपनी फिल्मों की हर लीड हीरोइन के साथ इश्क हो जाने की लाइलाज बीमारी है। स्टूडियो पहुंचते ही लीला को सारी बात समझ में आ गई। स्क्रीन टेस्ट के तौर पर लीला को ड्रेस ट्रायल देना था और शूटिंग के सारे काम की देखरेख उनकी हालिया हीरोइन नरगिस कर रही थी। लीला को जिन कपड़ों को पहनकर आने को कहा जा रहा था, उनमें से कुछ फिल्म की गॉडेस के लिहाज से ज़्यादा ही तंग और भड़कीले थे, लेकिन लीला ने वही किया जैसा उसे कहा जा रहा था। आखिरकार उसे पहनने के लिए सैटिन का एक पैंट सूट दिया गया। लीला से अब नहीं रहा गया। उसने पूछा, गांव में रहने वाली औरत ये सब तो नहीं पहनेगी ना? राज कपूर समझ गए कि उनका वास्ता एक समझदार औरत से पड़ा है। झेपते हुए बोले, दरअसल मैं आपको एक साथ 4 फिल्मों के लिए साइन करने की सोच रहा हूँ। राज कपूर के मुताबिक लीला को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, जिसके बाद उन्हें आर के स्टूडियो की नई खोज के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना था। लीला ने सैटिन का पैंट सूट नहीं पहना और राज कपूर से सोचने का समय मांगा। करियर की बिल्कुल शुरुआत में राज कपूर की मंदाकिनी बन जाना उसके लिए सबसे आसान होता, लेकिन उसे अपने आधुनिक, चेतना संपन्न और आज़ाद होने का पूरा एहसास था और जीवन की विराटता का भी। बम्बई का सिनेमा लीला नायडू जैसी स्वतंत्र और अपार प्रतिभावान अभिनेत्री के साथ न्याय करने लायक तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। अपनी बायोग्राफी में लीला नायडू बताती हैं कि उस दिन आर के स्टूडियो से घर लौटकर उन्होंने राज कपूर को एक नोट लिखकर बताया कि वे उनके साथ काम करने में असमर्थ हैं। उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया था। उन्हें वहां जाने की तैयारी करनी थी। तारीख में औरत से आप सुन रहे थे लीला नायडू का एक किस्सा।